स्टेप कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथ्स के अंदर है ना धमाका करने वाले हैं, क्योंकि आज की जो क्लास के अंदर जो पहली प्रश्नावली से लेकर 15वीं प्रश्नावली मैथ्स 10th क्लास जितने भी फॉर्मूला है, जितने भी क्या है फॉर्मूला, पूरी 15 प्रश्नावलियों के अंदर जितने भी फॉर्मूला है पूरी आज की इस क्लास के अंदर पूरे कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आज यदि आप है ना हमारे YouTube चैनल को क्या है नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना और क्या करना है बेल आइकन क्या करना है दबा देना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन क्या करे मिलती रहे। तो आप बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू हो जाओ। पहली प्रश्नावली कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। अरे वास्तविक संख्या क्या होती है? जो वास्तव में होती है। संख्या तो वास्तव में होती है, तो वास्तविक संख्या क्या होती है? सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं व अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती है। वास्तविक संख्याएं बनाती है। ठीक है, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनाती है? वास्तविक संख्याएं बनाती है। अब इसके अंदर परिमेय संख्या भी आ गई और कौन सी संख्या आ गई? अपरिमेय संख्या भी आ गई। तो परिमेय संख्या भी आ गई और अपरिमेय संख्या आ गई, तो बतानी पड़ेगी परिमेय संख्या क्या होगी। तो देखो परिमेय संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या ये क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती है। कहलाती है। वह संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जहां Q नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। यह आपको ध्यान रखना है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि Q 0 आ गया तो किसी भी संख्या में 0 को भाग देते तो क्या आता है? अनंत आ जाता है। ठीक है, इस कारण Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब उदाहरण हो गया 2/7, 3/4, -5/3, -6 कितना आ गया? 5। ये हो गया परिमेय संख्या के एग्जाम्पल। अब कौन सी संख्या आ गई? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है? वह संख्या जो परिमेय नहीं क्या है? अपरिमेय संख्या है। वह संख्याएं जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल हो गया √5, √7, √11, √13, ये सब संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या पूरी होगी। वास्तविक संख्या अंदर क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या Q 0 के बराबर नहीं होता है। और अपरिमेय संख्या वह संख्या जो परिमेय नहीं क्या है? अपरिमेय संख्या। तो जल्दी से आप इसको क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। अब देखो ये तो वास्तविक संख्या पहले प्रश्नावली, इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब यहां से फॉर्मूले क्या होते हैं? देखो फॉर्मूले अब शुरू होंगे। अब फॉर्मूले के अंदर क्या होगा? देखो सबसे पहला जो इसके अंदर फॉर्मूला होता है वो ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। कौन सी है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर, क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक इंटू
भागफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होता है शेषफल, क्या होता है शेषफल। ये फॉर्मूला है, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, fx बराबर gx इंटू qx प्लस rx। ये भी हम इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। देखो एक पहला फॉर्मूला तो ये हो गया, इस प्रश्नावली के अंदर पहला फॉर्मूला ये है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, अब सेकंड नंबर का फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। बस पहली प्रश्नावली के अंदर फॉर्मूला का पिटारा क्या हो गया खत्म। मतलब पहली प्रश्नावली के अंदर ओनली फॉर ये दो ही फॉर्मूले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। बस बाकी तो एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, वो बहुत ही क्या है नॉर्मल है। तो पहली प्रश्नावली के फॉर्मूले क्या हो गए कंप्लीट। अब पहली प्रश्नावली के फॉर्मूले कंप्लीट होने के बाद में अब जल्दी से इसको उतार लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। अब देखो नेक्स्ट सेकंड प्रश्नावली के फॉर्मूले पढ़ने से क्या करना पड़ेगा। सेकंड प्रश्नावली है ना बहुपद, क्या है बहुपद, बहुपद, बहुपद क्या होता है, वह समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक पद हो क्या कहलाता है बहुपद कहलाता है। वह समीकरण, वह समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पद हो बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है बहुपद। समीकरण तो बहुपद कहलाती है, कहलाता है, कहलाती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक पद हो क्या कहलाता है बहुपद कहलाता है। बहुपद मतलब दो से अधिक पद। अपने को क्या करना है, दो अंकों में नंबर लाने हैं, दो अंकों में तो क्या करना है 80 में से 80 वाले नंबर लाने हैं। लेकिन जो फाइनल है ना, जहां पे 100 नंबर छपेंगे ना, तो वहां पे कितने अंकों में नंबर लाने हैं 3 अंकों में। कितने अंकों में 3 अंकों में। तो यहाँ पर आपकी जो 10th क्लास के अंदर ओनली फॉर द्विघात समीकरण तक ही क्या है सीमित है। अब हम बताते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। देखो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद या समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होती है। देखो नॉर्मल समीकरण होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होगा 0। ये द्विघात समीकरण मतलब अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। अब देखो जब आपको शून्य दे रखे हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, जब क्या है शून्य दिए हो, जब शून्य दिए हो, शून्य दिए हुए हो, दिए हुए हो। अरे जब शून्य दे रखे हो तो द्विघात समीकरण क्या होता है, देखो x द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होता है x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू क्या आएगा x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये हो गया द्विघात समीकरण। क्या हो गया द्विघात समीकरण। अब जब द्विघात समीकरण देता है इसके बाद में आपको ये यहाँ पर दो फॉर्मूले और भी लगेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो शून्यकों का योग बराबर होता है शून्यकों का योग बराबर क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका गुणांक बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये समीकरण हो गया। इसके अलावा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद। क्या होता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब ये फॉर्मूला थे तो ये फॉर्मूला नंबर क्या हो गया 1 नंबर, 2 नंबर और इसके कितने नंबर हो गए 3 नंबर। ये 3 नंबर के फॉर्मूले कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। इसके बाद में एक और है, ठीक है। समीकरण द्विघात बहुपद खत्म नहीं हुआ, बहुपद मतलब बहुत
बहुत सारे पद है, तो जो फॉर्मूले भी क्या होंगे उसके बहुत सारे होंगे। तो ये 3 तो फॉर्मूले होंगे। इसके अलावा श्रीधर आचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र, इसको क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र। अब क्या होगा, देखो इसके अंदर क्या होगा, देखो श्रीधर आचार्य सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र या इसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको, द्विघाती सूत्र। मतलब घात कितनी है समीकरण में, 2। तो ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होगा 2a, क्या होगा 2a। द्विघात बहुपद आप जानते हो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये द्विघाती सूत्र है। अब देखो ये यहाँ पर क्या है, बहुपद के जितने भी फॉर्मूले हैं ना वो सब क्या होंगे, कंप्लीट विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। तो मैंने आपको बताया यूक्लिड विभाजन प्रमेय हो गया, ठीक है, या विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय वाला फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो अब इसके अंदर और भी कोई फॉर्मूला है नहीं है। अब हम चलते हैं तीसरी प्रश्नावली की ओर, ठीक है, ये फॉर्मूला जल्दी से उतार लीजिए। अब अपने को 2 प्रश्नावलियों के फॉर्मूले अभी पढ़ चुके हैं। अब तीसरी प्रश्नावली का फॉर्मूला पढ़ने के लिए क्या है, तीसरी तो भयंकर प्रश्नावली है। भयंकर मतलब क्या है, ग्राफ वाली प्रश्नावली। आपके 6 नंबर तो ग्राफ से आ जाएंगे, ठीक है। ग्राफ से कितने नंबर आ जाएंगे, 6 नंबर। ग्राफ की वीडियो हमने पहले भी बना रखी है, और भी आपके लिए ग्राफ की वीडियो नई वीडियो और भी आएगी। तो अब ग्राफ के जो क्वेश्चन है ना, तो उसके लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 चीजें। पहली चीज क्या है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू क्या है, b1 अपॉन b2। तो पहली कंडीशन यदि a1 अपॉन a2, यदि क्या है a1 अपॉन a2 बट नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो रेखाओं के युग्म संगत है। रेखाओं के युग्म क्या है, संगत है। रेखाएं क्या है बताओ, प्रतिच्छेदी है। रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी है, ठीक है। रेखाओं का युग्म क्या है, संगत, और रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी है, ठीक है। इसके अलावा हल की प्रकृति अद्वितीय, हल की प्रकृति अद्वितीय, बस कंडीशन नंबर 1 पूरी होगी, ठीक है। रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी, रेखा के युग्म क्या होंगे, संगत, हल की प्रकृति क्या होगी, अद्वितीय। अब फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। अब इसका सेकंड फॉर्मूला में क्या होता है, यदि क्या होता है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ठीक है। तो रेखाओं के युग्म क्या होंगे, संगत। रेखाओं के युग्म क्या होंगे, संगत होंगे, ठीक है। अब रेखा क्या होगी, दोनों एक ही रेखा होगी, क्या होगी, दोनों एक ही रेखा होगी। मतलब पहली रेखा और सेकंड रेखा क्या होगी, सेम, और क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनंत, और अपरिमित रूप से अनंत, ठीक है, क्या होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक है। अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनंत हल। अब थर्ड नंबर में क्या आता है, थर्ड नंबर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या है, c1 अपॉन c2। तो रेखाओं के युग्म पहले तो संगत थे, अब क्या हो जाएंगे, असंगत। रेखाओं के युग्म असंगत, रेखाओं के युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे, क्या होंगे, असंगत, ठीक है। रेखा क्या होगी, समांतर, रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, समांतर होगी, और कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अब इस प्रश्नावली के अंदर एक तो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ग्राफ वाला में आपको 3 चीजें बतानी,
यदि दोनों रेखा एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो उनके क्या होंगे बताओ, एक हल होंगे। x का एक मान होगा, y का भी क्या मान होगा, एक। इसके अलावा यदि दोनों रेखा क्या कर रही है, एक ही रेखा को निरूपित करेगी तो अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनंत हल होंगे। और यदि रेखा क्या होगी, समांतर होगी, तो इनके कोई भी हल नहीं होंगे। अब देखो ये चीजें तो अपनी होगी कंप्लीट, ठीक है। ये चीजें कंप्लीट होने के बाद में इस तीसरी प्रश्नावली के अंदर जो तीन तरह के क्वेश्चन है, एक तो विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करना है, मान दोनों सेम करना और क्या करना है, घटाना है। प्रतिस्थापन विधि मतलब एक से मान रखना और दूसरे में क्या करना होता है, रखना होता है। उसके ऊपर भी एक वीडियो बना चुके हैं हम। अब क्या है कि आगे नेक्स्ट क्या है कि वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि का एक फॉर्मूला है, ठीक है। वज्र गुणन विधि का एक क्या है, फॉर्मूला। अब वज्र गुणन विधि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, देखो, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, इसका फॉर्मूला है x अपॉन, ठीक है। x आया तो यहाँ पे x वाला भाग छोड़ दो, यहाँ आएगा b1 और b2, c1 और c2। इसके बाद में y अपॉन c1 c2, इसके बाद में a1 और a2, ठीक है। a1 और a2 बराबर एक अपॉन क्या आएगा, a1 a2 b1 b2। अब क्या करना होता है, इसमें इसको गुणा करना है, फिर माइनस लगा के इसको इससे, इसको इससे गुणा, माइनस लगा के इसको इससे, इसको इससे गुणा, माइनस लगा के इसको इससे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास x अपॉन क्या आएगा, b1 c2, क्या आएगा b1 c2 माइनस क्या आएगा b2 c1, क्या आएगा b2 c1 बराबर देखो y अपॉन क्या होगा c1 a2, c1 a2 फिर माइनस क्या होगा c2 a1, c2 a1 बराबर 1 अपॉन क्या होगा a1 b2, a1 b2 माइनस क्या होगा a2 b1। देखो ये आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है वज्र गुणन विधि का। अब ये लिखो या ये लिखो, दोनों एक ही बात है, ठीक है, कंप्लीट। अब मतलब तीसरी प्रश्नावली के जो भी फॉर्मूले हैं ना वो सारे क्या हो गए कंप्लीट। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें कोई फॉर्मूले नहीं है। तो अब देखो तीन प्रश्नावली, जल्दी से इस फॉर्मूले को उतार लीजिए, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, हार्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो नेक्स्ट क्या है आगे वाला, ठीक है। अब देखो मैथ्स के अंदर क्या है कि जब तक आप कोशिश करते रहोगे ना तो आपकी कभी भी क्या नहीं होगी, हार नहीं होगी। और मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका क्या है फायदा। प्रैक्टिस करने से एक तो क्या है कि एग्जाम में 3.25 घंटे का टाइम मिलता है, 3 से 1/4 घंटे का अपने क्या मिलता है टाइम। तो वो टाइम क्या है कि आप यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो वो समय आपके क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। इस कारण मैथ्स में लगातार क्या करो, प्रैक्टिस करते रहो, तो ये समय आपके लिए 3.25 घंटा भी बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब देखो तीन प्रश्नावली कितने हो गए। अब देखो चौथी प्रश्नावली, ठीक है। चौथी प्रश्नावली में क्या है, सबसे पहले मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। हाँ देखो मूलों की प्रकृति के लिए फॉर्मूला होगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आता है मूलों की प्रकृति। यदि d बराबर 0 है, यदि d बराबर क्या है 0 है, d बराबर 0, तो मूल क्या होंगे वास्तविक समान, मूल वास्तविक, मूल क्या होंगे वास्तविक व समान, ठीक है। मूल क्या होंगे वास्तविक व क्या होंगे समान। अब ये फर्स्ट हो गया। अब ये सेकेंड, यदि क्या है d ग्रेटर देन क्या है 0 है, d ग्रेटर देन क्या है 0, तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न, मूल वास्तविक क्या है भिन्न भिन्न। यदि क्या है थर्ड नंबर में क्या है, यदि d लेस देन 0 मतलब नेगेटिव संख्या है, क्या है कि नेगेटिव संख्या है, तो क्या होगा देखो मूल क्या होंगे काल्पनिक, मूल क्या होंगे काल्पनिक, मूल काल्पनिक होंगे। और इस मूलों को ज्ञात करने के लिए द्विघाती सूत्र होगा, वो मैंने आपको पहले भी बताया। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र क्या होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या आएगा
2a। इसके अलावा गुणनखंड विधि मतलब बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का योग। इसके अलावा आपको पूर्ण वर्ग विधि और आएगी। अब पूर्ण वर्ग विधि के अंदर दो फॉर्मूले काम आएंगे, ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, जल्दी से फटाफट क्या कर लो, उतार लो या फिर क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट किया गया है पूर्ण वर्ग विधि के अंदर यहाँ पे दो फॉर्मूले और कार्य करते हैं। दो फॉर्मूले क्या है वो देखो, फॉर्मूले है सिंपल फॉर्मूले है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे दूसरा बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले पूर्ण वर्ग विधि के अंदर क्या करेंगे, काम आएंगे। अब पूर्ण वर्ग विधि के लिए भी ये फॉर्मूले आगे, इसके अलावा और कोई फॉर्मूले है नहीं इसके अंदर, तो इसके अंदर ये क्या होगी, कंप्लीट, मतलब अपने चार प्रश्नावलियों के फॉर्मूले क्या होंगे, कंप्लीट। अब चार प्रश्नावली के अंदर फॉर्मूले कंप्लीट होने के बाद में अब पांचवी प्रश्नावली है समांतर श्रेणी। क्या है, समांतर श्रेणी। अब इसके अंदर चार पांच फॉर्मूले हैं, ठीक है, चार पांच फॉर्मूले। सबसे पहले सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर होता है d बराबर a2 माइनस a1। फिर एक आता है समांतर श्रेणी से nवां पद, समांतर श्रेणी से कौन सा पद, nवां पद, ये होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू b, ठीक है, समांतर श्रेणी से nवां पद। अब एक चीज और आती है, समांतर श्रेणी में अंत से, समांतर श्रेणी में अंत से nवां पद, अंत से nवां पद, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, ओनली फॉर एक क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, समांतर श्रेणी में अंत से nवां पद, an बराबर होता है, a नहीं आएगा लास्ट पद l, फिर माइनस, क्योंकि प्लस में से क्या करना पड़ता है अपने को, जोड़ना पड़ता है, माइनस में घटाएंगे पीछे से आगे आएंगे, l माइनस फिर n माइनस 1 इंटू d। अब ये फॉर्मूला हो गया। फिर समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल, ये फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पदों का योगफल हो गया। अब समांतर श्रेणी में क्या है, योगफल जब अंतिम पद दे रखा है, जब क्या हो, अंतिम पद दिया हुआ हो, तब योगफल ये होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। मतलब ये समांतर श्रेणी की ये कितने, 1 2 3 4 5, ओनली फॉर क्या है, पांच फॉर्मूले हैं जो समांतर श्रेणी में क्या आएंगे, काम आएंगे। यदि ये पांच फॉर्मूले याद हो गए ना, तो अपने समांतर श्रेणी वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्या हो गए, कंप्लीट। मतलब चारों के चारों पांचों फॉर्मूले क्या करना आपको, याद करने हैं। अब दो पांच प्रश्नावलियों के फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद में छठी प्रश्नावली, कौन सी प्रश्नावली, छठी। अब जो छठी प्रश्नावली है ना, सिद्ध करने वाली प्रश्नावली, क्या है, सिद्ध करने वाली प्रश्नावली है। तो इसके अंदर थोड़े बहुत भयंकर फॉर्मूले होंगे, क्या होंगे, भयंकर फॉर्मूले होंगे। तो पहले समरूप आकृति आएगी, क्या आएगी, समरूप आकृति। तो समरूप आकृति क्या होती है, समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां मतलब क्या है, रूप में समान, ठीक है, रूप में क्या होगी, समान होगी, ठीक है। समरूप आकृति क्या होती है, रूप में क्या होती है, समान, छोटी बड़ी हो सकती है। जैसे क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज जैसे ये हो गया, एक मैंने छोटा बना दिया, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये क्या है, छोटा है, लेकिन है तो क्या, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, मतलब सभी भुजा क्या समान लंबाई की, यहाँ पे ये भी सभी भुजा क्या है, समान लंबाई की है। सभी वर्ग हो गया, सभी वर्त हो गया, वो क्या है, समरूप आकृतियों के अंदर आएंगे। तो समरूप आकृतियों के अंदर जो परमेय पढ़ने वाले हैं अपन, दो इंपॉर्टेंट परमेय हैं, और इन परमेय का जो क्वेश्चन है ना 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। तो परमेय क्या है, तो ये परमेय है A B
सी, ये त्रिभुज है, ये डी और ई। तो किसी त्रिभुज की, देखो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ठीक है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। यह आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय। ये क्या होता है, किसी त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की एक भुजा की, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात, अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद करती है, तो ठीक है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में, समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। आपको ये प्रमेय आपको एग्जाम में लिखने नहीं। तो यदि क्या होता है, यदि डी समांतर है, डी समांतर है बीसी, तो क्या होगा, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। ये कहां से हुआ, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, समानुपातिकता प्रमेय से। यह आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, मतलब ये चीज कंप्लीट होगी। अब देखो एक प्रमेय कंप्लीट होने के बाद में अब नेक्स्ट प्रमेय है वो इसकी क्या है, उल्टी प्रमेय है। ठीक है, क्या है, उल्टी प्रमेय। तो जल्दी से इसको फटाफट लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय की विलोम प्रमेय, इसकी क्या है, उल्टी। ये कंडीशन दे रखी है ना, तो ये होता, बस ये चीज है, बस आगे बिठा रहा हूं इसको। ठीक है, जल्दी उतारना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। अब है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय की विलोम प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय की विलोम प्रमेय क्या है, विलोम प्रमेय क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा क्या होगी, तीसरी त्रिभुज की तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। तो प्रमेय क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है, तो वह त्रिभुज की तीसरी भुजा की समांतर होती है। क्या होती है, समांतर
होती है। ठीक है, ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय की क्या है, विलोम प्रमेय। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा क्या होगी, तीसरी भुजा में क्या होगी, समांतर। यदि क्या होता है, देखो यदि AD अपॉन DB बराबर क्या होता है, AE अपॉन EC होता है। क्या होता है, EC होता है। तो यदि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC होता है तो क्या होता है, DE समांतर होगी, क्या होगी, BC। आंसर होगी ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय की विलोम प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय की विलोम प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय की विलोम प्रमेय से। आपको एग्जाम बस ये चीज लिखनी है, ये चीज आपको केवल मन में याद रखनी है। ठीक है, यदि AD/DB बराबर AE/EC होता है तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय की विलोम प्रमेय से ये एक चीज होती है। ये आपका एग्जाम ओनली फॉर इतना लिखना है, इतनी ये थ्योरी आपको याद नहीं रखनी। तो ये चीज भी कंप्लीट होगी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट प्रमेय क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर। ये गवर्नमेंट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है, देखो जैसे त्रिभुज ABC है, ये क्या है, ABC है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, DEF क्या है, दोनों समरूप है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है तो हाँ क्या होगा बताओ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज क्या होगा, DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर अपॉन क्या होगा, D का स्क्वायर, क्योंकि इसके संगत भुजा ये है। इसका BC का स्क्वायर अपॉन क्या होगा बताओ, EF का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC का स्क्वायर अपॉन क्या होगा, DF का स्क्वायर। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है। ठीक है, अब समरूप होने के लिए क्या होना, समरूप होने के लिए दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर, और संगत भुजा क्या होनी चाहिए, समानुपाती। संगत भुजा क्या होनी चाहिए, समानुपाती। अब समरूप है ना, समरूप की कंडीशन, समरूप त्रिभुजों की कंडीशन। ठीक है, ये चीज मिटा रहा हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको उतार लो। अब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, त्रिभुज नहीं बहुभुज भी हो गया, कुछ भी हो गया, तो दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए कंडीशन क्या है, दो त्रिभुजों के समरूप होने की शर्त, समरूप होने की शर्त। ठीक है, दो त्रिभुजों के समरूप होने की शर्त मतलब कंडीशन। ठीक है, दो त्रिभुजों के समरूप होने की शर्त क्या होगी, देखो पहले कंडीशन होगी संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण
बराबर होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए बताओ, संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर। सेकंड शर्त, संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए, समानुपाती। ठीक है, संगत भुजा क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। ठीक है, दो त्रिभुजों के या त्रिभुज हो गया या बहुभुज हो गया, उनके समरूप होने के लिए शर्त क्या है, समानुपाती है। ठीक है, तय कौन सी आती है, बड़ी की मात्रा। ठीक है, संगत भुजा क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए, और संगत कोण क्या होनी चाहिए, बराबर। तो देखो समरूप त्रिभुजों के लिए जो समरूपता नियम है, ठीक है, इसके अंदर समरूपता नियम कौन से, जैसे इसके अंदर है ना, कौन कौन सा हो गया, कोण ए बराबर क्या होना चाहिए बताओ, कोण डी बना, कोण ए बराबर क्या होना चाहिए बताओ, कोण डी होना चाहिए। इसके अलावा कोण बी बराबर क्या होना चाहिए, कोण ई, कोण बी बराबर कोण क्या होना चाहिए, ई। इसके अलावा क्या होगा बताओ, कोण सी बराबर क्या होना चाहिए, कोण सी बराबर क्या होना चाहिए, कोण एफ। इसके अलावा ये होना चाहिए जैसे ए बी अपॉन ए बी अपॉन क्या हो गया, डी, ए बी अपॉन क्या हो गया, डी, बराबर ए सी अपॉन क्या होगा, डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ बराबर क्या होगा, बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। ये वाली कंडीशन होनी चाहिए समरूप होने के लिए। ठीक है, सर्वांग के लिए, समरूप होने के लिए, समरूप के लिए चिन्ह ये लगता है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, डी ई एफ। क्रम का इसके अंदर बहुत महत्व होता है, ए नंबर आया तो डी नंबर, बी आया तो ई, सी आया तो एफ। क्रम का इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा महत्व होता है। अब समरूपता नियम कौन कौन से, वो नियम बता देता हूँ, जल्दी से इसका क्या लीजिए, फटाफट क्या लेना आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब नेक्स्ट चलते हैं कौन कौन से नियम इसके अंदर लागू होंगे। ठीक है, देखो एक तो नियम लगता है ए समरूपता नियम, ए समरूपता नियम। ठीक है, एक लगता है ए ट्रिपल ए समरूपता नियम। इसके अलावा होता है एस 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 भुजा भुजा भुजा, ये कौन कौन, ये भुजा भुजा समरूपता नियम। ठीक है, इसके अलावा होता है एस ए एस भुजा कौन भुजा, देखो भुजा फिर कौन, ये कौन और फिर ये भुजा, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, एस एच एस ए एस, एस ए एस समरूपता नियम। इसके अलावा होता है एस ए एस हो गया, इसके अलावा हो गया ए एस ए नियम, ए एस ए समरूपता नियम। और लास्ट एंड फाइनल आर एच एस नियम, इसमें एक कौन 90 डिग्री होगा, एक कौन क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, आर एच एस नियम और 90 डिग्री सामने वाले भुजा क्या होगी, कारण होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब देखो ये चीज समरूपता नियम के अंदर कार्य करते हैं, ये जल्दी से आपको क्या करना, उतार लेना है। और नेक्स्ट हम चलते हैं सर्वांग सम की ओर। क्या होना चाहिए, सर्वांग सम की ओर क्या होना चाहिए। देखो सर्वांग सम में क्या होता है, सब कुछ समान। ठीक है, सर्वांग सम में क्या होता है, सब कुछ समान, मतलब यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है और संगत भुजा बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है व संगत भुजाएं क्या है, बराबर है, तो वे दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे, सर्वांग सम। ठीक है, वे दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम। जैसे क्या हो गया, ये त्रिभुज ए बी
सेम टू सेम होगा दूसरा त्रिभुज भी, ठीक है। थोड़ी बहुत भी भुजा है ना, कम ज्यादा नहीं होगी। इसके अंदर क्या होगा, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण क्या होगा ई, और कोण सी बराबर कोण क्या होगा एफ, ठीक है। तो आपके सर्वांग समता के क्वेश्चन कम है, समरूपता के क्या है ज्यादा है। इसमें नियम तो वो के वही जो पहले नियम पढ़ा, एस 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 ए ए एस एस एस, ये तीनों नियम उसमें कार्य करेंगे। और इसके अलावा क्या होना चाहिए, ए बी बराबर क्या होना चाहिए डी, ए सी बराबर क्या होना चाहिए डी एफ, और बी सी बराबर क्या होना चाहिए ई एफ, क्या होना चाहिए ई एफ। अब ये छठी प्रश्नावली के जितने भी फॉर्मूले हैं ना, वो सारे क्या हो गए कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने को चलना है नेक्स्ट। देखो छठी प्रश्नावली के अंदर एक चीज और है, तो वो छठी प्रश्नावली के अंदर नहीं आके कौन सी प्रश्नावली के अंदर आएंगे, वो स्पर्श रेखा खींचेंगे ना, वो 10वीं 11वीं प्रश्नावली के अंदर आएंगे। तो ये छठी प्रश्नावली के अंदर ये जो फंडामेंटल है ना, ये पूरा हो गया। अब अपने को क्या करना है, 7वीं प्रश्नावली। अब 7वीं प्रश्नावली है ना, ये क्या है, निर्देशांक ज्यामिति है। क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंदर देखो सबसे पहले तो होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो क्या होगा, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये तो हो गया मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गया। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी, हाँ। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, देखो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। इसके बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी होने के बाद में अब क्या हुआ, अंत्य विभाजन के निर्देशांक, अंत्य विभाजन के निर्देशांक, हाँ। अंत्य विभाजन के निर्देशांक में क्या है, ये पहला फॉर्मूला हो गया, ये इसके अंदर सेकंड फॉर्मूला हो गया, अब ये थर्ड फॉर्मूला। अंत्य विभाजन के निर्देशांक में क्या हो गया, देखो अंत्य विभाजन निर्देशांक में क्या हुआ, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन क्या होगा m1 प्लस m2। अब ये तो हुआ x का मान, अब किसका मान, y का मान। अब y का मान क्या होगा, देखो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन क्या आया m1 प्लस m2। अब ये तो हुआ अंत्य विभाजन के निर्देशांक। अब आएंगे बाह्य विभाजन के निर्देशांक, बाह्य विभाजन के, ये चौथा नंबर होगा, ठीक है। विभाजन के निर्देशांक, ये दोनों सेम फॉर्मूले, ओनली फॉर प्लस के लिए क्या लगेंगे माइनस। जैसे x बराबर क्या आएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। ये तो x का मान हो गया। y का मान क्या होगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो ये तो फॉर्मूले हो गए जितने भी है ना। एक फॉर्मूला इसके अंदर और आएगा निर्देशांक ज्यामिति, तो जल्दी से ये फॉर्मूले सब उतार लीजिए और इसका क्या लेना, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, जिससे अपने को क्या है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए जल्दी से, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं होगा अपना, ये फायदा हो जाएगा। तो अब देखो, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो नॉर्मल होता है, लेकिन इसके अंदर नॉर्मल फॉर्मूला नहीं लगता, हार्ड वाला फॉर्मूला लगता है। तो त्रिभुज के जितने भी फॉर्मूले है ना, वो सब मैं भी आपको लिखवा दूंगा। तो इस प्रश्नावली के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, 1/2। फिर x1 आएगा, x1 आया तो क्या आएगा y2 माइनस y3 प्लस फिर क्या आएगा x2, x2 आया तो क्या आया y3 माइनस y1 प्लस क्या आएगा x3, 3 आया तो फिर कहां से शुरू होना है 1 से, y1 माइनस y2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या है फॉर्मूला इस प्रश्नावली के लिए, ठीक है। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, वो सारे फॉर्मूले अब मैं लिखूंगा। तो देखो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल, समकोण
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आ जाती है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, √3/4 भुजा स्क्वायर। अब आता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाँ समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है b/4 √4a² - b²। ठीक है, ए कौन सी भुजा है समान भुजा, ए है समान भुजा। फिर विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है √(s - a) s - b s - c। ठीक है, √(s) = s - a s - b s - c और s बराबर होता है a + b + c + नहीं a + b + c अपॉन क्या होता है 2। ठीक है, अब कंप्लीट। अब देखो आगे क्या है, आगे और है। ठीक है, ये तो छठी प्रश्नावली के फॉर्मूले हुए। अब देखो नेक्स्ट। ठीक है, अब हम चल रहे हैं सातवीं प्रश्नावली के अंदर और सातवीं प्रश्नावली तो धमाकेदार प्रश्नावली। देखो सातवीं प्रश्नावली हो गए, अब चलना है अपने को आठवीं प्रश्नावली और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। आगे किसके अंदर, आगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले क्या याद रखना आपने को, लाल बटावा कक्का। क्या याद रखना है, लाल बटावा कक्का। तो लाल बटा कक्का से कितने फॉर्मूले हो जाएंगे, 6 फॉर्मूले बनेंगे। सबसे पहले साइन थीटा, ये लंब बटावा कर्ण, लंब बटावा कर्ण। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा कोस थीटा, क्या आएगा आधार बटावा कर्ण। इसके बाद में टेन थीटा, लंब बटावा आधार। इसका में कोट थीटा आधार बटावा लंब। इसका में क्या आएगा सेक थीटा कर्ण बटावा आधार। इसका में कोसेक थीटा कर्ण बटावा लंब। ठीक है, बस ये नॉर्मल चीजें थी, क्या होगी कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद में इनके अंदर भी साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा इनके मध्य में क्या होगा, मध्य भिन्न भिन्न संबंध होते हैं। क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 क्या होता है कोसेक थीटा। ठीक है, 1 कोसेक थीटा। इसके अलावा कोस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। इसके बाद में टेन थीटा का 2 होते हैं, एक तो होता है 1 कोट थीटा, एक होता है टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटावा कोस थीटा। ठीक है, ये टेन थीटा हो गया। इसके बाद में क्या आया कोट थीटा, क्या हुआ कोस थीटा बटावा क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, कोट थीटा हो गया। इसके बाद में क्या आया एक कोट थीटा और होता है 1 टेन थीटा। इसके अलावा क्या होता है सेक थीटा, ये होता है 1 कोस थीटा। एक होता है कोसेक थीटा 1 क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, अब ये चीज कंप्लीट होगी। अब ये चीज कंप्लीट होने के बाद में यहां पर पूरा नहीं हुआ, अब 3 सरसमेगा इंपॉर्टेंट। कौन सा सरसमेगा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहली सरसमेगा। दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है
कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये तीनों क्या होगी सर से मिला क्या होगी कंप्लीट। तो ये चीज है ना त्रिकोणमिति का क्या है बेसिक। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको क्या कर लेना है आपको उतार लेना है। तो अब देखो ये चीजें कंप्लीट होने के बाद में ये कंप्लीट होगी। अब फॉर्मूले और कंप्लीट नहीं हुए, 8वीं प्रश्नावली के फॉर्मूले बहुत सारे हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। क्या हुई है शुरुआत हुई, फॉर्मूले तो और बाकी है। तो उतार लिया इनको। अब मैं बिठा रहा हूं चल रहा हूं आगे। अब इनके बाद में क्या होगा देखो, ठीक है। अब क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसके अलावा क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा a प्लस बी, a माइनस बी, फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है a माइनस बी, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस क्या आएगा ab, फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आएगा देखो a प्लस बी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस आया तो भी आएगा माइनस ab, ठीक है। आगे क्या होगा a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या होगा b क्यूब। इसके अलावा क्या होगा a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला यही रहेगा जहां b की संख्या क्या है विषम संख्या वहां क्या लगा लो माइनस लगा लो, तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस का b क्यूब। अब ये फॉर्मूले सारे क्या हो गए ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले हैं ना वो सारे के सारे क्या हो गए कंप्लीट हो गए। अब कंप्लीट हो गए तो अब अपने को क्या करना है 8वीं प्रश्नावली के फॉर्मूले कंप्लीट हुए, अब क्या करना है अपने को 9वीं प्रश्नावली के फॉर्मूले पढ़ना है। अब 9वीं प्रश्नावली के अंदर इतने फॉर्मूले नहीं है, बस आपको दो चीजें ध्यान रखनी, उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। जब हम ऊपर की ओर देखेंगे तो क्षैतिज के साथ जो कोण बनेगा वो क्या होगा उन्नयन कोण, जब हम नीचे देखेंगे ऊपर से तो क्षैतिज के साथ जो कोण बनेगा वो क्या होगा अवनमन कोण। बस आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर अपनी आंख है, ठीक है, हम देख रहे ऊपर कोई यहाँ तारा है या फिर कोई भी चीज है उसको देख रहे थे, ये कौन क्या होगा ये अपनी आंख है, ठीक है। ये कौन कौन सा होगा थीटा कौन कौन सा होगा उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण। इसके अलावा मैं यहां से देख रहा हूं नीचे कोई वस्तु पड़ी है इसको मैं देख रहा हूं ये कौन बनेगा, ठीक है, यहां से आंख से मैं देख रहा हूं कोई नीचे कोई वस्तु यहाँ पे पड़ी है, ये कौन सा कोण होगा अवनमन कोण, अवनमन कोण। बस फॉर्मूले कोई नहीं लगेंगे, जो 8वीं प्रश्नावली के अंदर जो फॉर्मूले लगे वो के वही फॉर्मूले लगेंगे। अब 9 प्रश्नावलियों के अपने फॉर्मूले क्या हो गए कंप्लीट। अब अपने को 6 प्रश्नावलियों के फॉर्मूले और पढ़ने हैं। कितने प्रश्नावलियों के 6 प्रश्नावलियों के फॉर्मूले और पढ़ने हैं। अब देखो 10वीं प्रश्नावली कौन सी है 10वीं प्रश्नावली है वृत्त वाली। क्या है वृत्त वाली, देखो वृत्त की स्पर्श रेखा है तो सबसे पहले वृत्त से संबंधित। अब देखो 10वीं प्रश्नावली के फॉर्मूले, तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कितनी अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ये सेंटर पॉइंट, ठीक है, ये वृत्त का क्या होता है केंद्र। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की क्या होती है व्यास होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की क्या होती है व्यास होती है, जो त्रिज्या होती है ना वो क्या होती है व्यास की आधी होती है।
व्यास की क्या होती है आधी, मतलब व्यास बटा हुआ कितना होगा 2। ठीक है, इसके अलावा बाह्य बिंदु से कितनी, वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है समान। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। क्या होती है, समान होती है। अब ये चीज होगी, इसके अलावा जो मेन चीज इंपॉर्टेंट है वो बाकी है। ठीक है, तो जल्दी से ये तीनों की तीनों चीजें क्या करना है, फटाफट उतार लेनी है, या फिर क्या करना है आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आराम से बाद में उतार लेना है, फिर वापस या बैक करके या वीडियो रोककर हम आराम से उतार सकते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है ना, किसी वृत्त की त्रिज्या पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या के ऊपर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, किसी वृत्त की त्रिज्या पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये इस प्रश्नावली के कई सारे क्वेश्चन के अंदर या लगभग हर क्वेश्चन के अंदर लिखना पड़ेगा। किसी वृत्त की त्रिज्या पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ये चीज अपने को सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में बस जो 10वें प्रश्नावली के अंदर जो फॉर्मूला है ना, वो बस यही क्या होता है, समाप्त होता है। इसके अलावा 11वीं प्रश्नावली के अंदर तो कोई फॉर्मूला नहीं, तो जल्दी से फटाफट इनको उतार लो। ठीक है, या फिर क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो फिर क्या करना अपने को 11वीं प्रश्नावली, अरे 11वीं प्रश्नावली तो रचना वाली प्रश्नावली, कौन सी प्रश्नावली है, रचना वाली प्रश्नावली है। तो रचना वाली प्रश्नावली के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया हुआ है, इसके बाद में सिद्ध करना है, फिर रचना आती है तो रचना, फिर उत्पत्ति, फिर हो गया काम पूरा। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है। अब आगे प्रश्नावली है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो देखो वृत्तों से मतलब वृत्त वाली प्रश्नावली है ना, तो सबसे पहले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, क्या होती है 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है पाई r, 2 पाई r में 2 का भाग दे दो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर बाई 2। ठीक है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद में क्या करना है, मेन फॉर्मूला बी है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड या ऐसा बोल दिया जाए लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है बताओ, पाई r स्क्वायर थीटा बटावा 360। ठीक है, त्रिज्य खंड क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। ये वृत्त का केंद्र है, ये 2 त्रिज्या है, इनके मध्य जो छोटा वाला भाग बनता है ना, ये वाला क्या है त्रिज्य खंड है।
ठीक है। तो त्रिज्यखंड पूछा जाए या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब बोलते जाए कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है वृत्तखंड। क्या होता है, वृत्त। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड भी आपको पूछा जा सकता है। लघु वृत्तखंड को पूछा जाए तो दीर्घ वृत्तखंड क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोला तो क्या आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लेकिन क्या है, अभी तक इसके ऊपर कोई भी 10th क्लास के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, इस कारण आपको ये फॉर्मूला याद रखना। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जरूर पूछ सकता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये तो फॉर्मूला है, वो कहो इस फॉर्मूला सेम टू सेम, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, वो क्या हो गए, पूरे हो गए। फॉर्मूले इस प्रश्नावली के पूरे नहीं हुए, लेकिन ये वाले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या हुए, पूरे हुए। अब आपके फॉर्मूले तो क्या है, बहुत सारे और भी क्या है, बाकी है। ठीक है, तो जल्दी फटाफट उतार लो ये, फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब चाप की लंबाई क्या है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होगी, हाँ चाप की लंबाई L बराबर 2 पाई आर थीटा बटा 360, इसमें एक 360 डिग्री। अब एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 L इंटू आर। ये फॉर्मूला भी होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब मान लो ये 12वीं प्रश्नावली के जितने भी फॉर्मूले हैं ना, वो सारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब अपने पास ओनली फॉर 13वीं 14वीं और 15वीं मतलब 3 प्रश्नावलियों के फॉर्मूले और बाकी रहे। ठीक है, जल्दी से इसको मैं फटाफट मिटा लेता हूँ। अब 13वीं प्रश्नावली के फॉर्मूले की ओर चलना अपने को। अब देखो 13वीं प्रश्नावली क्या है, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, मेन फॉर्मूले यही यहाँ पर। ठीक है, मेन ज्यादा फॉर्मूले है ना, वो सारे यहाँ पर ही है। तो सबसे पहले वर्ग से हम शुरू करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू क्या होता है, भुजा होता है, क्योंकि इसके अंदर 4 भुजा होती है, चारों की चारों भुजा क्या होती है, समान लंबाई की होती है। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का परिमाप। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि दोनों लंबाई समान होती है, दोनों चौड़ाई भी क्या होती है, समान। लंबाई इंटू क्या होती है, चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया। इसके बाद आयत का हो गया, फिर आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि इसके अंदर लंबाई भी 2 होती है, चौड़ाई भी क्या होती है, 2। अब वर्ग और आयत हो गया। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, √2 इंटू भुजा। ठीक है, वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा। अब ये पूरा हो गया। अब हम चलते घनाभ की ओर, पहले चलते हैं घन। ठीक है, घन, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर।
ठीक है। घन का आयतन, घन का आयतन, भुजा क्यूब, क्या होता है भुजा क्यूब, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, भुजा क्यूब। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है √3, फिर क्या आता है भुजा। अब आयत, वर्ग और घन से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं ना वो सारे के सारे क्या हो गए कंप्लीट। अब तो इस प्रश्नावली के बहुत सारे फॉर्मूले बाकी है, ठीक है। अब तो क्या है शुरुआत, अब कम से कम 10 से 15 मिनट और लगेंगे, फिर ये क्या है पूरे के पूरे जो 10th क्लास के है ना मैथ्स के जितने भी फॉर्मूले वो सारे क्या हो जाएंगे कंप्लीट हो जाएंगे। अब घन हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, अब पढ़ना है घनाभ। क्या पढ़ना है घनाभ। घनाभ का बाद शंकु आएगा, बेलन आएगा, गोला आएगा, फिर छिनक आएगा, ठीक है। अब देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। घन क्या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होगा देखो, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। घनाभ का आयतन हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फिर आ गया घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण ये हो गया √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, मतलब घन और घनाभ से संबंधित फॉर्मूले क्या हो गए पूरे हो गए। अब घन और घनाभ से संबंधित पूरे फॉर्मूले हो गए। अब चलते हैं बेलन की ओर। किसकी चलना है अपने को, बेलन की ओर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। 2πr कोष्टक r प्लस h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr कोष्टक r प्लस h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2πrh। क्या होता है 2πrh। इसके बाद में आता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, हाँ बेलन का आयतन होता है πr²h, πr²h ये होता है बेलन का आयतन। मतलब बेलन के 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले क्या हो गए कंप्लीट। इसके बाद में गोले का फॉर्मूला, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। क्या होता है 4πr², ठीक है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr³। ये पूरा गोला हो गया, क्या होगा पूरा गोला। लेकिन जैसे ही आधे गोले के अंदर जाएंगे अपवाद शुरू हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे अपवाद शुरू हो जाएंगे। तो फटाफट ये फॉर्मूले क्या करना है आपको उतार लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। अब पूरे गोला होगा, जैसे ही आधे गोले के अंदर जाना है अपने को क्या आएगा अपवाद आएगा, ठीक है। फटाफट उतार लें। चले हम नेक्स्ट आगे। अपवाद क्या है, देखो ये अपवाद में गोले का क्षेत्रफल में मिटाऊंगा नहीं अपवाद के लिए। अपवाद क्या है, देखो अपवाद ये है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr²। देखो ये पूरे का तो 4 है तो आधे का 2πr² होना चाहिए, लेकिन क्या होता है 3πr² है, अपवाद है। फिर 2πr² क्या होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का वक्रीय
पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर होता है। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है वही 4/3 का आधा हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, एक फॉर्मूला और बेलन का रह गया था, बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का आधार का आधार का क्षेत्रफल होता है ये पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला और आता है दो वृत्तों से संबंधित परिबद्ध क्षेत्रफल। ठीक है, दो वृत्तों से संबंधित परिबद्ध क्षेत्रफल, परिबद्ध क्षेत्रफल क्या होता है पाई कोष्टक r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आता है। जैसे है ना ये एक वर्त है, ये दूसरा वर्त है और इनका बीच का ये जो एरिया पूछा जाए ना तो ये वाला फॉर्मूला काम आता है। ठीक है, अब हो गया घन, घनाभ, बेलन, गोला, ये सब फॉर्मूला हो गया। अब अपना जो मेन चीज बाकी रह गया है वो क्या है शंकु। क्या है शंकु। अब शंकु बाकी है, शंकु अपना रंग बताएगा। शंकु अपना क्या बताएगा रंग बताएगा। सबसे पहले शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्थडे वाली टोपी होती है ना वो शंकु के आकार की होती है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर